नया टॉपिक बिगिन करते हैं, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है संविधान के पार्ट 3 में मेंशन्ड है। आर्टिकल 12 से लेके 35 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने लिख दिए हैं। तो आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट गिवन है। आर्टिकल 13 में लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट टू फंडामेंटल राइट्स वो गिवन है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 में गिवन है। आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। Article 15, prohibition of discrimination on the ground of religion, race, caste, gender or the place of birth. Article 16 में equality of opportunity in matters of public employment. Article 17, abolition of untouchability, important है 17th article. Article 18, abolition of titles. Right to freedom, आपके आर्टिकल 19 to 22 के बीच में गिवन है। फंडामेंटल राइट्स कितनी है? 6 है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बेसिकली प्राइवेसी आर्टिकल 21 में है, इंपॉर्टेंट है ये। आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन एरियाज। आर्टिकल 22 में सब कंफ्यूज हो जाते हैं, बता रखा है हमने, जो डिटेल्ड वीडियो है इसकी उसमें देख लेना। ये सिर्फ रिवीजन के पर्पज से वीडियो है, तो जल्दी कवर करवाऊंगी, जल्दी सुन लेना। जो इसकी रिवीजन करनी है उसके लिए बेनिफिशियल है। आगे है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 और 24 में है। 23 में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स इन फोर्स्ड लेबर, और 24 में है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। आर्टिकल 25 to 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 25 में है फ्रीडम ऑफ फ्री प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 में आप रिलीजन अफेयर्स को मैनेज कर सकते हो इजीली। आर्टिकल 27 में अगर आप अपने रिलीजन को प्रमोट करते हो तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 28 में कि आप कोई भी रिलीजियस कॉलेज, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या वर्कशॉप खोल सकते हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बेसिकली। आर्टिकल 29 और 30 में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है। 29 में है कि माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को हम प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। माइनॉरिटीज वो होती हैं जिस देश में जिन लोगों की संख्या कम है, या तो रिलीजियस बेसिस पे या लिंग्विस्टिक बेसिस पे। अगर देश में बहुत सारे रिलीजन है तो कोई सा रिलीजन ऐसा होगा जो सबसे कम है, तो वो है रिलीजियस माइनॉरिटी। और लिंग्विस्टिक यानी कि कोई लैंग्वेज ऐसी होगी जिसको बहुत कम लोग बोलते होंगे, तो दैट इज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज की राइट है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उसको आराम से एडमिनिस्टर चला सकते हैं। आर्टिकल 32 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। B.R. अम्बेडकर ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। आर्टिकल 33 रिस्ट्रिक्ट द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन टू एंजॉय द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। Article 34, restrictions on fundamental rights when martial law is in force in any areas. Martial law क्या होता है कमेंट्स में बताना, दोबारा बता रही हूँ, रिविजन वीडियो है, नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। जो आर्टिकल 25 है जिसके अंदर क्या मेंशन्ड है, फ्रीडम ऑफ फ्री प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। तो इसमें एक टर्म मेंशन्ड है हिंदू, और उसमें हिंदू वो नहीं है जो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। संविधान में हिंदू का मतलब है बुद्धिस्ट, जैनिज्म और बुद्धिज्म को जो लोग फॉलो करते हैं, और सिखिज्म प्लस हिंदुइज्म। राइट टू प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है आर्टिकल 31 के अंडर पहले फंडामेंटल राइट थी, फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 में, उसको फंडामेंटल राइट का दर्जा उसको जो दिया गया था वो हटा दिया गया, और अब जो है राइट टू प्रॉपर्टी सिर्फ एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आर्टिकल जिसके अंदर रिजर्वेशन है फॉर EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, वो है आर्टिकल 15 के क्लोज 6 में और आर्टिकल 16 के क्लोज 6 में। आर्टिकल 20 और 21 को हम इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं कर सकते। इमरजेंसी क्या होती है अलग से पढ़ा रखा है, जो लंबी वीडियोस हैं आपकी, लॉन्ग वीडियोस जो हैं बेसिकली उनमें जो प्रॉपर डिस्कशन है टॉपिक का। फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिसिएबल है नेचर में, यानी कि अगर कोई आपको फंडामेंटल राइट नहीं प्रोवाइड हो रही है, आपको फंडामेंटल राइट कोई नहीं मिल रही है, तो आपको वो चाहिए तो आप कोर्ट में केस कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो इसके तहत आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट में जा सकते हो अगर फंडामेंटल राइट सबको नहीं मिल रही है अंडर आर्टिकल 226। आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ प्रेस है, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 17 में जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट है 1955 का, इट वाज पास्ड, एंड राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया था अंडर योर
97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो भी एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 के अंडर इंपॉर्टेंट है ये। राइट टू लिवलीहुड एंड इन्वायरमेंट जो है कि अच्छी खासी इन्वायरमेंट आपको मिले, सेफ इन्वायरमेंट मिले, वो एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। राइट टू प्राइवेसी कौन से में है, कमेंट में बताना। राइट टू एजुकेशन जो है एक फंडामेंटल राइट की तरह वो इंसर्ट करा गया था 2002 में अंडर योर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको, वैसे देख लेना। बट जो एजुकेशन है, वैसे बता दूं मैं आपको कि एजुकेशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट भी है, एक डीपीएसपी भी है और एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है। आगे पढ़ाऊंगी सारा। आर्टिकल 13 के अंदर जुडिशियल रिव्यू मेंशन्ड है। जुडिशियल रिव्यू जो है हमने यूएसए के संविधान से लिया है। जुडिशियल रिव्यू क्या है कि मान लो अगर एक लॉ आता है और हमको लगा कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो हम कोर्ट में केस कर सकते हैं। तो बेसिकली एक चेक होता है जुडिशरी का ऑन योर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ठीक है, वो है जुडिशियल रिव्यू। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, कमेंट्स में मेरे को एक्सप्लेन करना। और वैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इतना कुछ है नहीं। वैसे अगर देखो तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है आपका आर्टिकल नंबर 22 में है। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये होता है कि अगर सरकार को लगता है कि कोई इंसान जो है उस पर शक है बेसिकली कि ये कोई क्राइम कमिट कर सकता है, तो उसको हम विदाउट ट्रायल जो है उसकी हम डिटेंशन कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। विदाउट ट्रायल जेल में उसको डाल सकते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, आर्टिकल 22 में है, ठीक है। डीपीएसपीज देखो आर्टिकल 22 और 20 में कंफ्यूजन होता है। अब मैंने बोला प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल 22 में है। बेसिकली आर्टिकल 22 में है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, और प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट अलग से कौन से आर्टिकल में है, कमेंट्स में मेरे को बताना। देखो एक चीज है प्रिवेंटिव डिटेंशन कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो कॉन्सेप्ट बताया। प्रिवेंटिव डिटेंशन से प्रोटेक्शन सिटीजन्स को मिले, वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, और वो है आर्टिकल 22 में। और प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट कौन से आर्टिकल में है वो कमेंट्स में बताना। वैसे मैंने बता रखा है आपको, इतनी बार तो बता ही दिया कि इन दो में कंफ्यूजन रहता है। आगे देखते हैं डीपीएसपी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आर्टिकल 36 में क्या है, कमेंट्स में बताना, इतना इंपॉर्टेंट खैर नहीं है। आर्टिकल 37 में ये है कि डीपीएसपी जो है वो इन्फॉर्सिबल नहीं है। जैसे फंडामेंटल राइट्स अगर आपको नहीं मिलती तो आप कोर्ट में जा सकते हो, बट डीपीएसपी अगर आपको नहीं मिलती तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, तो इन्फॉर्सिबल नहीं है। पार्ट 4 में है आपके डीपीएसपीज, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है। आर्टिकल 38 देखें तो बेसिकली उसके अंदर ये है कि यू नीड टू सिक्योर, यू कौन है यहाँ पे, गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट नीड टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर इट्स सिटीजन्स टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल। तो उसके लिए डीपीएसपीज हैं आपके। जैसे आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, बाद में आया था ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत ये ऐड हुआ था। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन, बताया था ना डीपीएसपीज है, फंडामेंटल राइट भी थी आपकी ये एजुकेशन। आर्टिकल 42 ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव, कंडीशन जो है वर्क की आपकी वो अच्छे खासे कंडीशंस हो, ह्यूमेन कंडीशंस हो। आर्टिकल 43 टू प्रमोट कोटाज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की प्रमोशन हमारा संविधान कहता है, इंपॉर्टेंट है ये। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर क्या है कि देखो जैसे आजकल जो लीगल फ्रेमवर्क है हमारा, वो हिंदू के लिए अलग क्रिमिनल लॉज हैं या अलग सिविल लॉज हैं, और सिविल नॉट क्रिमिनल, सिविल लॉज अलग हैं, और हिंदू मुस्लिम्स जो है मुस्लिम्स के लिए अलग सिविल लॉज है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि हिंदू मुस्लिम या बाकी जितने भी धर्म है सबके लिए एक सिविल कोड हो, एक ही लीगल फ्रेमवर्क हो देश में, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 45 दोबारा से आ गया एजुकेशन। तो एजुकेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट भी है, डीपीएसपी भी है, आगे फंडामेंटल ड्यूटी भी है। आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST, रिजर्वेशन की बात करी जा रही है इसमें। आर्टिकल 47 ड्रग्स और ड्रिंक्स को प्रोहिबिट करो। लेकिन जो अब कई लोग कहते हैं कि सरकार जो है बैन क्यों नहीं लगा देती, जो इतना प्रोहिबिट कर रहे हैं इन सब चीजों पे, बैन लगा दो। बैन नहीं लगा सकते ना, क्योंकि इससे जो है हमारा बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है ड्रग्स से। कोरोना के टाइम पे आपने देखा ही था जब लॉकडाउन ओपन हुआ तो क्या सीन था रिलेटेड टू दिस। आर्टिकल 48 एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इंपॉर्टेंस। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब इसके अलावा कुछ डीपीएसपीज ऐसे भी हैं जो पार्ट 4 के बाहर मेंशन्ड है संविधान में, जैसे कि आर्टिकल 350 क्लॉज A प्राइमरी एजुकेशन इन मदर टंग ऑफ पीपल ऑफ माइनॉरिटीज। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि जो माइनॉरिटीज है वो दो टाइप की बेसिकली देश में होती है,
या तो आपकी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी या आपकी रिलीजियस माइनॉरिटी। तो जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है उन्हें ऑब्वियसली इंग्लिश हिंदी इतनी अच्छे से नहीं आती होगी, अगर आती भी होगी तो बेसिकली ये डीपीएसपी है कि उन लोगों को जो है प्राइमरी एजुकेशन जो है अपनी मदर टंग में प्रोवाइड करवाई जाए। आर्टिकल 351 हिंदी लैंग्वेज का स्प्रेड बढ़ाओ अपने कंट्री में। आर्टिकल 335 क्लेम्स ऑफ एससीज एंड एसटीज टू सर्विसेज, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उनके ऊपर उनको प्रमोट करो कि उनको भी गवर्नमेंट सर्विसेज में, गवर्नमेंट पोस्ट में नौकरियां वगैरह मिले, मतलब सर्विसेज में जो आपकी इंडियन सिविल सर्विसेज वगैरह हैं वहां पे गवर्नमेंट जॉब्स इनको मिले, तो रिजर्वेशन। अब देखो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज में डिफरेंस क्या है। डीपीएसपी से रिलेटेड एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है केटी शाह की, वो कहते हैं कि इट इज अ फॉर्म ऑफ चेक दैट कैन बी विड्रॉन एट द केयर ऑफ बैंक। इसको यूज कर सकते हो आप आंसर राइटिंग में। फंडामेंटल राइट्स हैं बेसिकली वो सरकार को बोलती है कि आप कुछ चीज जो है देश में बंद करवाओ, जैसे कि अनटचेबिलिटी को बैन करवाओ, तो नेगेटिव सेंस आता है। नेगेटिव सेंस का मतलब ये नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स गलत हैं या वो देश के लिए अच्छी नहीं है। नेगेटिव का मतलब ये है स्टॉप, कि सरकार को बोलते हैं कि ये चीज देश में नहीं मत करवाओ, और ये जो है सरकार को बोलते हैं कि देश में ये चीजें करवाओ, तो डू सर्टेन थिंग्स, राइट। ये जस्टिसिएबल है, ये नॉन जस्टिसिएबल है, बता ही चुकी हूँ कि अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलती है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करती है फंडामेंटल राइट्स, और सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है वो प्रमोट करती है आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। वेलफेयर जो है इंडिविजुअल का प्रमोट करती है फंडामेंटल राइट्स। इंडिविजुअल राइट्स है ना, आपकी फंडामेंटल राइट्स है, मेरी फंडामेंटल राइट्स है, तो इंडिविजुअलिस्टिक नेचर इसका है। डीपीएसपी जो है वो बोलती है कम्युनिटी में वेलफेयर बढ़े, सोशल वेलफेयर, तो सोशलिस्टिक नेचर है डीपीएसपी का। अब ये वही, अगर मान लो एक लॉ आता है आपका, और वो लॉ जो है कहीं ना कहीं किसी किसी फंडामेंटल राइट को जो है वायलेट करता है, तो जुडिशरी बोल सकती है कि इस लॉ को कैंसिल करो, ये लॉ नहीं ला सकते। लेकिन डीपीएसपी को अगर कोई लॉ वायलेट करे तो उस पे गवर्नमेंट उस पे जुडिशरी ऐसा कुछ नहीं बोल सकती। तो ये पॉइंट वो था। तो डीपीएसपी जो है नॉवल फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, बी.आर. अम्बेडकर ने बोला है, आंसर राइटिंग में ऐड कर सकते हो इस लाइन को। इसको हम सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इन दोनों के अंदर जो है फिलोसफी है संविधान की हमारी। डीपीएसपी जो है सिस्टर पार्ट है फंडामेंटल राइट्स का, और कॉन्शियस है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की डीपीएसपी। और स्टेट की ड्यूटी है कि जो ये प्रिंसिपल्स हैं हम इन्हें अप्लाई करें व्हाइल मेकिंग लॉज। तो बेसिकली ये ड्यूटी है स्टेट की, डीपीएसपी के अंदर ये ड्यूटी है स्टेट की, एनफोर्सेबल नहीं है। मतलब अगर सरकार चाहती है कि हम अपना जो वेलफेयर सोसाइटी का है वो इंक्रीज करें, तो बेसिकली कुछ प्रिंसिपल्स दे रखें, गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, एनफोर्सेबल नहीं है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स है कि सरकार अगर लॉ बना रही है तो उन लॉज में डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स को ऐड करे। सो दिस वॉज ऑल। आगे देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में मेंशन्ड है, और यूएसएसआर के संविधान से हमने ये आइडिया लिया है। ओरिजिनली जो है ये नहीं था आपके संविधान में, बाद में ये ऐड करा गया था। कब ऐड करा गया था कमेंट्स में मेरे को बताना। अब आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड है, आप इसको रीड कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट खैर है नहीं। अब जो स्वर्ण सिंह कमेटी है उसकी रिकमेंडेशंस पे उन्होंने बोला था कि 8 फंडामेंटल राइट्स लेकर आओ, लेकिन हमने क्या किया, 10 लेके आए सीधा। कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के टाइम पे। और 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है, फंडामेंटल राइट्स बोला क्या मैंने, फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है देख लेना। तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत आई। और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो मॉरल और सिटीजन ड्यूटी है किसी सिटीजन की। किसकी? सिटीजन की। तो फंडामेंटल ड्यूटीज किसके लिए है? सिटीजन्स के लिए। एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सा बन जाता है कि जो राइट टू वोट है वो फंडामेंटल ड्यूटी है या नहीं है, तो ऑब्वियसली नहीं है। अब 11 फंडामेंटल राइट्स देखते हैं, ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज देखते हैं। 11th वाली ध्यान से देखना क्योंकि वो लेटेस्ट एडिशन है। तो फर्स्ट है, यू नीड टू रिस्पेक्ट द आइडियल्स ऑफ नेशनल फ्लैग एंड एंथम। सेकंड, यू नीड टू फॉलो इंस्टीट्यूशंस इंस्पायरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल। आइडियल्स you need to follow that actually inspire our Indian freedom struggle. Third, you need to protect sovereignty and integrity of India. Fourth, you need to defend our country and render national services when called upon. Fifth, developing the spirit of common brotherhood. Sixth, preserve composite culture of the country. Seventh, preserve natural environment. Eighth, develop scientific temper and humanity. Ninth, safeguard public property and avoid violence. 10th, strive for excellence in all spheres of life. 11th, duty of all parents and guardians to send their children in age group of 16 to 14 years to school. Again, education से related ये आपकी है। तो education फंडामेंटल राइट भी है, फंडामेंटल ड्यूटी भी है, और DPSPs के अंदर भी शामिल है। दिस वॉज ऑल। नोट्स आपको टेलीग्राम पे इजीली मिल जाएंगे, एंड थैंक यू।